हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम समय समय पर टॉप बुक लिस्ट आपके लिए लाते रहते हैं और इसी कड़ी में इस बार हम आपके लिए दुनिया भर की उन बेहतरीन फिक्शन बुक्स की लिस्ट लाए हैं जिन्हें 2009 में पब्लिश किया गया है। आई एम यशिता मेहरा एंड यू आर वॉचिंग बुकबाज। If you had not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon so you can get our updates। तो हमारी लिस्ट की पहली बुक है क्रॉनिक सिटी। क्रॉनिक सिटी अमेरिकी लेखक जोनाथन लेथम का एक उपन्यास है। इस उपन्यास को डबल डे प्रकाशक द्वारा अक्टूबर 2009 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 528 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। क्रॉनिक सिटी को द न्यूयॉर्क टाइम्स 2009 की सर्वश्रेष्ठ 10 पुस्तकों की सूची में नामित किया गया था। उपन्यास की शुरुआत एक पूर्व बाल कलाकार चेज टूथमैन के साथ होती है जिसका करियर खत्म होता दिख रहा है। उसकी गलती से परकस टूथ से मुलाकात हुई जो एक बार होनहार आलोचक थे जो अब द क्रिटेरियन कलेक्शन के ऑफिस स्पेस में सीडी और डीवीडी के लिए लाइनर नोट्स लिखकर मुश्किल से बच रहे हैं और परकस पॉप कल्चर एसोटेरिका के एक स्वनिहित ब्रह्मांड में चेस को बेनकाब करने के लिए उत्सुक है। नंबर 2 पर है ए गेट एट द स्टेयर्स। ए गेट एट द स्टेयर्स अमेरिकी कथा लेखक लॉरी मूर का एक उपन्यास है। यह उपन्यास 2009 में रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 322 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इस उपन्यास ने Amazon.com का बेस्ट ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता और ये पेन फोकनर अवार्ड और फिक्शन के लिए ऑरेंज पुरस्कार के लिए एक फाइनलिस्ट था। उपन्यास का मुख्य पात्र टेसी केल्जिन 20 साल की उम्र में केल्जिन एक प्रमुख विश्वविद्यालय में भाग ले रहा है जिसे केवल मिडवेस्ट के एथेंस के रूप में पहचाना जाता है। जब उपन्यास खुलता है तो वह नन के रूप में नौकरी की तलाश में होता है। कोई वास्तविक चाइल्ड केयर अनुभव नहीं होने के कारण उसे पता चलता है कि एकमात्र माँ जो उसे काम पर रखने के लिए तैयार है वह है सारा ब्रिंक। अड़चन यह है कि सारा के अभी वास्तव में कोई बच्चा नहीं है। नंबर 3 पर है हाफ ब्रोक हॉर्सेस ए ट्रू लाइफ नॉवल। हाफ ब्रोक हॉर्सेस ए ट्रू लाइफ नॉवल 2009 में अमेरिकी लेखिका जेनेट वोल्स का उपन्यास है। पुस्तक साइमन एंड शूस्टर द्वारा 2009 में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक में 288 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। हाफ ब्रोक हॉर्सेस लिली केसी स्मिथ के जीवन की कहानी है। लिली केसी स्मिथ की पोती लेखक जेनेट वोल्स ने लिली के दृष्टिकोण से पुस्तक लिखी है। वोल्स अपनी दादी लिली को एक मजबूत, उत्साही और साधन संपन्न महिला के रूप में चित्रित करती है जो सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ गरीबी और त्रासदी पर विजय प्राप्त करती है कि जब भगवान एक खिड़की बंद करता है तो वह एक दरवाज़ा खोलता है, लेकिन इसे ढूंढना आप पर निर्भर है। नंबर 4 पर है लॉर्ड्स ऑफ फाइनेंस द बैंकर्स हु ब्रोक द वर्ल्ड। लॉर्ड्स ऑफ फाइनेंस द बैंकर्स हु ब्रोक द वर्ल्ड लियाकत अहमद की एक नॉन फिक्शन पुस्तक है जिसे पेंगुइन प्रेस द्वारा 22 जनवरी 2009 में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 576 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। पुस्तक को आमतौर पर आलोचकों द्वारा अच्छी तरह से प्रमोट किया गया था और इसने इतिहास के लिए 2010 का पुलित्जर पुरस्कार जीता था। पुस्तक संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के केंद्रीय बैंकों के 4 प्रमुखों के व्यक्तिगत इतिहास और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की अवधि से लेकर महामंदी तक विश्व अर्थव्यवस्था को चलाने के उनके प्रयासों पर चर्चा करती है। पुस्तक में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के करियर की भी चर्चा की गई है जिन्होंने इस समय के दौरान केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों की कई नीतियों की आलोचना की थी। नंबर 5 पर है कैचिंग फायर। कैचिंग फायर अमेरिकी उपन्यासकार सुजैन कोलिंस द्वारा 2009 का एक विज्ञान कथा यंग एडल्ट उपन्यास है जिसे स्कोलास्टिक प्रकाशक द्वारा 1 सितंबर 2009 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 391 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। कैचिंग फायर को ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षकों ने कोलिंस के गद्य पुस्तक के अंत और कैटनीस के चरित्र के विकास की प्रशंसा की। 74वें हंगर गेम्स जीतने के 6 महीने बाद कैटनीस एबरडीन और पिता मेलार्क पनेम के सबसे गरीब सेक्टर जिला 12 में घर लौट आए हैं। देश के कैटनीस और पिता की विजय यात्रा से पहले राष्ट्रपति स्नो का दौरा करते हैं और कैटनीस को बताते हैं कि पिछले खेलों में उनके टेलीविजन पर अवज्ञा के कृत्यों ने जिलों के बीच विद्रोह को प्रेरित किया है। स्नो की मांग है कि कैटनीस देश को समझाएं कि वह पिता के लिए प्यार से काम कर रही थी, कैपिटल के खिलाफ नहीं तो उसके पूरे परिवार और सबसे अच्छे दोस्त गेल हॉथॉर्न को मार डाला जाएगा। नंबर 6 पर है द हेल्प।
द हेल्प अमेरिकी लेखक कैथरीन स्टोकेट का एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसे 10 फरवरी 2009 में पेंगुइन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 524 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इस उपन्यास ने 2010 में ऑरेंज प्राइज लॉन्ग लिस्ट, इंडीज चॉइस बुक अवार्ड और कथा के लिए टाउनसेंड पुरस्कार जीता। द हेल्प 1960 के दशक की शुरुआत में जैक्सन, मिसिसिपी में सेट की गई है और मुख्य रूप से 3 महिलाओं के पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से बताई गई है, एबलिन क्लार्क, मिनी जैक्सन और यूजेनिया सेक्टर फेलन। एबलिन एक नौकरानी है जो बच्चों की देखभाल करती है और सफाई करती है। उनके अपने 24 वर्षीय बेटे ट्रेडोर की नौकरी के दौरान एक दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी। कहानी में वह लिफोल्ड परिवार की देखभाल कर रही है और अपने बच्चे माई मोबले की देखभाल भी कर रही है। नंबर 7 पर है सिटी ऑफ ग्लास। सिटी ऑफ ग्लास कैसेंड्रा क्लेयर द्वारा शहरी फैंटेसी उपन्यास है जिसे मार्गरेट के मैकएल्ड्री प्रकाशक द्वारा 24 मार्च 2009 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 560 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। कहानी में क्लेरी ल्यूक के घर पर साइमन के साथ इद्रिस की यात्रा के लिए पैकिंग कर रही है, जिसमें उन दोनों ने अपनी मां को बचाने के लिए क्लेरी के लक्ष्य पर आधारित बातचीत की। जब वह इद्रिस पहुंचती है तो संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जेस ने साइमन को झूठ बोलने के लिए राजी किया और कहा कि क्लेरी ने उसे क्लेव से बचाने के लिए इद्रिस नहीं जाने का फैसला किया, जो उसे लगता है कि उसे एक हथियार में बदलने की कोशिश करेगा। जब क्लेरी संस्थान का दौरा करती है तो मैग्नस उसे बताता है कि फोर्सकेन के हमले के कारण लाइटवुड्स को पोर्टल के माध्यम से यात्रा करनी पड़ी। नंबर 8 पर है एन इको इन द बोन। एन इको इन द बोन डायना गैबल्डन द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक कथा का फंतासी उपन्यास है जिसे डेलाकोर्ट प्रेस द्वारा 22 सितंबर 2009 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 820 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। मुख्य महिला पात्र जिसके इर्द गिर्द श्रृंखला घूमती है एक नर्स चिकित्सक है जिसने 1918 में जन्मे और 20वीं सदी में प्रोफेसर इतिहासकार फ्रैंक रैंडेल से शादी की। क्लेयर स्कॉटलैंड के क्रेग नार्डन में खड़े पत्थरों के माध्यम से गिर जाता है, जबकि 1946 में फ्रैंक के साथ दूसरे हनीमून पर और 18वीं में खुद को पाता है। उसे जेम्स अलेक्जेंडर मैल्कम मैकेजी फ्रेजर यानी जेमी से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसे वह अंततः प्यार करती है। फेथ की मां और ब्राना ने फर्गस की मां को गोद लिया और सास रोजर और मार्सली को भी। अपनी और जेमी के अजन्मे बच्चे की रक्षा के लिए वो 1746 में पत्थरों के माध्यम से 20वीं सदी में लौटा, जिसके बारे में 20 साल बाद फ्रैंक रैंडेल की मृत्यु के बाद क्लेयर को पता चलता है। नंबर 9 पर है ब्लड प्रॉमिस। ब्लड प्रॉमिस लेखक रिशेल मिड का एक यंग एडल्ट फैंटेसी उपन्यास है जिसे रेजरबिल प्रकाशक द्वारा 25 अगस्त 2009 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 503 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ब्लड प्रॉमिस में रोज दिमित्री के पीछे जाने के लिए सेंट व्लादिमीर एकेडमी छोड़ देता है, जो स्ट्रिकोई बन जाता है और उसे मार डालता है। उसके पास एकमात्र सुराग ये है कि वह साइबेरिया में कहीं हो सकता है। सिडनी नामक एक रसायनज्ञ से मिलने के बाद वे साइबेरिया की यात्रा करते हैं, जहां वह अंततः दिमित्री के परिवार को बाया के छोटे से शहर में पाती। बाया में वह एक और छाया चुंबन बंधुआ जोड़ी ओक्साना और मार्क और अबे नाम के एक रहस्यमय मोरोई व्यक्ति से मिलती है, जो उसे सेंट व्लादिमीर में वापस जाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। नंबर 10 पर है द लास्ट ओलंपियन। द लास्ट ओलंपियन रिक रियोर्डन द्वारा ग्रीक पौराणिक कथाओं पर आधारित एक काल्पनिक साहसिक उपन्यास है जिसे डिज्नी हाइपरियन द्वारा 5 मई 2009 को प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 381 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। रिलीज होने पर पुस्तक को विभिन्न आलोचकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। कहानी में पर्सी जैक्सन रेचल डेयर के साथ ड्राइव पर है। चार्ल्स बेकनडॉर्फ उसे संपर्क करता है और दोनों ल्यूक के जहाज द प्रिंसेस एंड्रोमेडा पर हमला करने के लिए रवाना होते हैं। ल्यूक के नश्वर शरीर में होस्ट किया गया क्रोनोस कैंप हाफ ब्लड में एक जासूस की वजह से गार्ड से पकड़ा नहीं गया और बेकनडॉर्फ एक विस्फोट में मारा जाता है। पर्सी बाद में अपने पिता पोसिडोन के पानी के नीचे के महल में जागता है, जो टाइटन ओशनस द्वारा घेर लिया गया है। पर्सी लड़ाई में मदद करना चाहता है, लेकिन पोसिडोन महान भविष्यवाणी सुनने के लिए पर्सी को कैंप हाफ ब्लड में वापस भेजता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।